हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टार्ट किया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ड्रामा में चेंजेस आ रहे थे और किस तरीके से इन द कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है कैसे कैसे ड्रामा के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, कौन से ड्रामेटिस्ट वहाँ पर आए हैं, ये सारी बातें हमने देखी थी। साथ में हमने ये भी देखा था कि ड्रामा में जो हमने देखा था कि ड्रामा मतलब क्या है। ड्रामा इज़ लार्जर दैन लाइफ, मतलब जो हम चीज़ें नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो बातें हम लोग उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर ड्रामा में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्टर्स उस ड्रामा को परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, जहाँ यहाँ पे थिएटर में जहाँ पर ऑडियंस रहेगी और जहाँ पर ड्रामा में हमको दिखेगा, सीन दिखेगा, लाइफस्टाइल दिखेगा, वहाँ का उनका डायलॉग दिखेगा, कैरेक्टर उस पर्टिकुलर रोल को किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर दिखेगी। अब हमने ये भी देखा था कि जो ड्रामा है, ड्रामा के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स क्या होते हैं करके हमने ये भी देखा था कि प्लॉट होता है, कैरेक्टराइजेशन होता है, डायलॉग, सेटिंग, डायरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट थीम, ये सारी बातें हमने वहाँ पर देखी थी। अब हमने देखा था शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा, जहाँ पर हमने देखा था कि ड्रामा का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि ड्रामा यहाँ पर हमको म्यूज़िक दिखता है, गेस्चर्स दिखता है, डायलॉग दिखते हैं, जो डायलॉग डिलीवरी के थ्रू हमें पता चलता है कि स्टोरी किस बारे में है। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि बाद में जो एलिजाबेथन रिस्टोरेशन ड्रामा था वहाँ पर क्या हुआ था। अब ड्रामा सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब हुआ ऐसा था कि सबसे पहले ड्रामा मतलब कहाँ पर प्रेजेंट किया जाए, कहाँ पर उसको शो किया जाए, तो तब पहले ऐसा कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं किया जाती थी। जैसे सूरज की रोशनी आ रही है तो ऐसे इसमें ड्रामा प्रेजेंट किया जाता था, मतलब कोई आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं किया जाता था। दूसरी बात वहाँ पर ऐसी भी थी कि जो ड्रामा थे वहाँ पर कोई रूम के अंदर प्रेजेंट नहीं किया जाता था, ना ही वहाँ पर पर्टिकुलर थिएटर था, तो ओपन स्पेस में होता था जहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं थी। तीनों साइड पर ऑडियंस बैठी रहेगी और फिर बीच में जो रहेगा, मतलब तीनों साइड पर, मतलब अगर आप बोलो कि लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर में यहाँ पर ऑडियंस बैठी रहेगी और सामने वहाँ पर रहेगा एक्टर या फिर एक्टर्स जो उस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। उसके बाद फिर से जैसे मैंने कहा कि ड्रामा के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते गए, जैसे जैसे वक्त बीतता गया ड्रामा के अंदर चेंजेस होते गए और चेंजेस बाद में ऐसे भी होने लगे कि पहले ड्रामा जो ओपन स्पेस में, मतलब खुले मैदान में पहले ड्रामा जो इसको प्रेजेंट किया जाता था, आज उसी ड्रामा को एक हॉल में या फिर थिएटर में प्रेजेंट किया गया, जहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि सामने ऑडियंस रहेगी और सामने और उसके अपोजिट में रहेगा, मतलब ऑडियंस के सामने रहेंगे एक्टर्स जो उस ड्रामा को प्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पर आर्टिफिशियल लाइट रहेगी, जैसे ट्यूबलाइट बोलो या फिर बल्ब बोलो, ऐसा रहेगा। म्यूज़िक भी रहेगा, सीन भी रहेगा और डायलॉग्स भी रहेंगे, मतलब ये सारे चेंजेस होते गए वहाँ पर। फिर हमने ये भी देखा था कि मॉडर्न ड्रामा में हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी कि जहाँ पर जब मॉडर्न ड्रामा डेवलप हो रहा था 19वीं सेंचुरी में, जहाँ पर अब बहुत सारे जो ड्रामा था वो ड्रामा का थीम था, और थीम ये था कि मॉडर्निस्टिक, रियलिस्टिक, सोशल, ये सारा वहाँ पर ड्रामा का थीम था। मतलब ये सारी बातें हम लोग वहाँ पर देखते आ रहे हैं ड्रामा में। अब दूसरी बात ये एक यहाँ पर कि अब हम देख रहे हैं कि जैसे 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 वक्त बीतता गया ड्रामा के अंदर चेंजेस होते कि फिर मॉडर्न ड्रामा आया। तो मॉडर्न ड्रामा में हमको दिखता है कि जीबी शॉ है, वो बहुत एक प्रोमिनेंट और डोमिनेंट ड्रामाटिस्ट है, पूरी दुनिया उनको जानती है, उनकी राइटिंग जानती है। अब हम स्टार्ट करेंगे। द 20th सेंचुरी The 20th century showed a talent in the drama with which the 19th century could not compete. अब ऐसे कहा जा रहा है कि 20th सेंचुरी में हमको ऐसे ड्रामा दिखने को मिलते हैं जो ड्रामा हमको 19th सेंचुरी में देखने को नहीं मिल रहे थे। मतलब नए इन्वेंशंस, नए थॉट्स, नए थीम्स, ये सारी चीज़ें हमको 20th सेंचुरी के ड्रामा में दिखाई मिलते हैं। H. Granville Barker, जॉन गैसवर्दी, सेंट जॉन एर्विन वर सम ऑफ द प्ले राइट्स हु एक्सप्लोर कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर ये जो नाम दिया है उन्होंने क्या किया कि कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, मतलब वो जिस एरा में थे, वो जिस पीरियड में रहते थे, वो जिसे वो जिस टाइम पर थे, उस टाइम की प्रॉब्लम्स क्या थी, उस प्रॉब्लम्स को उन्होंने ड्रामा के थ्रू लोगों के सामने बताया। St. John Erwin had been associated with a group of Irish dramatists whose work was normally produced in the Abbey Theatre in Dublin. अब यहाँ पर जॉन अर्विल के बारे में दिया गया है, उनको स्पेसिफाई किया गया क्योंकि ये आयरिश ड्रामेटिस्ट थे और इन्होंने एक्चुअली जो डबलिन में एबे थिएटर है उन्होंने वो नॉर्मली वहाँ पर प्रोड्यूस किए थे कुछ ड्रामास। मच दैट इज़ बेस्ट इन द मॉडर्न ड्रामा इन इंग्लिश डेवलप फ्रॉम दिस मोमेंट। अब ऐसे कहा गया कि बहुत सारे जो चेंजेस थे मॉडर्न ड्रामा में, वो चेंजेस शायद से यहीं से और ज़्यादा स्टार्ट हुए थे।
One of its originators was Lady Gregory with W.B. Yeats and J.M. Sins. They were the most important dramatists of this Irish revival who used a sense of tragic irony, a violent species of humor, and a rich and highly flavored language. अब W.B. ईट्स, लेडी ग्रॉगरी और J.M. ये ऐसे तीन पर्सनालिटीज़ थे या फिर ऐसे तीन ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने एक नया ट्रैजिक आयरनी लाया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रैजिक का मतलब क्या है। ट्रैजिक का मतलब है कि जहाँ का मेन कैरेक्टर जो होता है उसके अंदर ही कुछ गलतियाँ होती है, तो खुद की गलतियों की वजह से जो मेन कैरेक्टर है उसकी एंड में डेथ हो जाएगी, इसको हम कहते हैं ट्रेजेडी। तो अब ये जो लोग थे W.B. ईट्स से जेम सीन्स है, इन लोगों ने ऐसे ड्रामाज लिखे जहाँ पर उन्होंने ट्रेजिडी का एक नया फॉर्म सामने रखा था, जहाँ पर वायलेंस स्पेसिस ऑफ ह्यूमर एंड अ रिच एंड हाईली फ्लेवर्ड लैंग्वेज। ठीक है, वायलेंस था, वहाँ पर लड़ाई थी, झगड़ा था, जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर का टच, थोड़ा सा मजाक जिसको बोलते हैं उसका टच दिया गया, और वहाँ पर बहुत ही हाईली फ्लेवर्ड लैंग्वेज मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज या फिर फ्लावरी लैंग्वेज, ऐसे लैंग्वेजेस यहाँ पर ड्रामा में यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। T.S. Eliot experimented with Greek tragedy in the early 40s of the 20th century। अब हम देखेंगे T.S. Eliot के बारे में। T.S. Eliot एक्चुअली ग्रीक ट्रेजेडीज़ के बारे में उन्होंने लिखा जो 20th सेंचुरी के 40s में था, उन्होंने स्टार्ट किया था। अदर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा जॉन सर्ज ऑसबॉर्न wrote on people who grew up after सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे जो ड्रामेटिस्ट थे जैसे जॉन ऑसबॉर्न, सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो जॉन ऑसबॉर्न थे वो एक नए ड्रामेटिस्ट थे। मतलब ऐसे कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए नए ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने नए नए प्रॉब्लम्स के ऊपर ड्रामा लिखना स्टार्ट कर दिया था। किंग्सले एमिस रोट अबाउट फ्रस्ट्रेटेड एंटी एस्टेब्लिशमेंट यंग पीपल। किंग्सले जो थे उन्होंने ये लिखा कि फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, अगर एक इंसान फ्रस्ट्रेट होता है किसी चीज़ को लेकर तो उसका साइकोलॉजी क्या रहेगा, वो किस तरीके से बिहेव करेगा, ये उन्होंने अपने ड्रामा के थ्रू बताया था। एंटी इस्टेब्लिशमेंट यंग पीपल, जो यंग पीपल है उनका जो इस्टेब्लिशमेंट वो अच्छा नहीं है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट शिक्षा से यंग पीपल के फेवर में जो चीज़ें नहीं हो रही है, इस इशू को लेकर भी यहाँ पर किंग्सले ने ड्रामाज लिखे थे। ऑसबॉर्न लुक बैक इन एंगर brought a new vitality to the theatre scene। ऑसबॉर्न ने लुक बैक नाम का एक ड्रामा लिखा जहाँ पर उन्होंने नई चीज़ को वहाँ पर मेंशन किया था। इट वॉज मोर अ कल्चरल फिनोमिनन दैन द वर्क ऑफ लिटरेचर। अदर important playwrights of the modern era include Anton Chekhov, Bertolt Brecht, Eugene O'Neill, Arthur Miller, Tennessee Williams, Eugene Ionesco, Samuel Beckett and Harold Pinter। ये कुछ मॉडर्न ड्रामेटिस्ट है जिनका इम्पैक्ट हमको 20th सेंचुरी में दिखता है। नाउ वी विल मूव ऑन इंडियन ड्रामा। अर्लीस्ट seeds of modern Indian drama can be found in a Sanskrit drama from the first century AD। Mahabhasya by Patanjali provides a feasible date for the beginning of theatre in India। अब हमने मॉडर्न इंडियन ड्रामा, शायद से संस्कृत में हमको मॉडर्न इंडियन ड्रामा दिखाई देता है जहाँ पर महाभस्य ये इन्होंने पतंजलि ने लिखा था, ये शायद से कहा जाता है कि शुरुआत थी इंडिया में ड्रामा की। द मेजर सोर्स ऑफ एविडेंस इज अ treatise on theatre, that is नाट्यशास्त्र by भारत मुनि is the most complete work of dramatology in the ancient world। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो हमको ये दिखता है कि पुराने ज़माने में नाट्यशास्त्र, इसको कहते हैं कि ट्रेटिस ऑन थिएटर, जो भारत मुनि ने लिखा था, ये बहुत ही प्रोमिनेंट और फेमस हमारे यहाँ का एक ड्रामा माना जाता है संस्कृत में। इट गिव्स मैथोलॉजिकल अकाउंट of the origin of theatre। Modern Indian drama however has influence from all over the world as well as Sanskrit and Urdu traditions। तो ये जो ड्रामा थे स्पेशली वहाँ पर हमको मैथोलॉजिकल टच ज़्यादा दिखता है, इन द सेंस कि बहुत सारे जो ड्रामा थे वो हमारे जो पौराणिक कथाएं होती हैं उनके ऊपर बेस्ड थे ड्रामाज। और अगर हम मॉडर्न ड्रामा की बात करें इंडिया की तो हमको यहाँ पर ज़्यादा हमको इम्पैक्ट या फिर प्रभाव या फिर इन्फ्लुएंस दिखता है सारे दुनिया का, जहाँ पर संस्कृत और उर्दू का भी हमको इम्पैक्ट दिखेगा इंग्लिश ड्रामा के ऊपर इंडिया में। तो ये था हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। अब हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे आपको टेबल दिखाई दे रहा है, तो टेबल में आपको दिखाई देगा कि वो लोग क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमने देखा था कि अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी यहाँ पर जैसे पीरियड्स इन हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ प्लेज और क्लासिक्स है। तो पीरियड्स इन हिस्ट्री जैसे मिडिवल पीरियड, उसका ड्यूरेशन दिया है, जो मिडिवल पीरियड है उसका ड्यूरेशन दिया है आपको
11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी। दूसरा एक यहाँ पर उन्होंने दिया है कि यहाँ पर ऐसे जो मिडिवल जो एरा था वहाँ पर कौन से टाइप के ड्रामास प्लेस थे, जैसे डिटेक्टिव प्लेस थे, मिस्ट्री प्लेस थे या फिर साइकिल प्लेस थे। वहाँ पर क्लासिक जो है मतलब कौन से ज़्यादा फेमस ड्रामास तब लिखे गए थे, तो एक का नाम दिया है रॉबिन हुड बाय हॉवर्ड प्लाई एंड एवरीमैन। रिनाइसेंस पीरियड जो स्टार्ट था 1600 से 1700 के दशक में, जहाँ पर हमको ट्रेजिक कॉमेडी, मेलैंकोली और रिवेंज प्लेस दिखते हैं, जहाँ पर वहाँ के उस दौरान जो फेमस ड्रामास थे उनका नाम दिया हुआ है, जैसे था रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फोर्थ, डॉक्टर फॉस्टर्स एंड जो माल्टा, जो डचेस ऑफ माल्फी और द चेंजिलिंग बाय थॉमस मिडल्टन। अब हम देखेंगे रिस्टोरेशन पीरियड के बारे में। रिस्टोरेशन पीरियड ये जो था वो था स्टार्ट हुआ था 1660 से लेकर उसके आगे, जहाँ पर हमको यहाँ पर देखेंगे कौन से ड्रामास फेमस थे, तो वो था हीरोइक ड्रामा, पैथेटिक ड्रामा और रिस्टोरेशन कॉमेडी। जहाँ पर उस टाइम में जो लिखे गए थे रिस्टोरेशन पीरियड में ड्रामा, वहाँ का नाम दिया है ऑल फॉर लव एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद था विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड स्टार्ट होता है 1837 से लेकर 1901 तक, जहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ ड्रामा मतलब सारे ड्रामा के टाइप्स वहाँ पर परफॉर्म किए जाते थे, जहाँ का कुछ मेन वहाँ पर है द कैंडिला बाय जी.बी. शाह और डॉल हाउस एंड एन एनिमी ऑफ द पीपल। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न पीरियड में एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1901 से लेकर 1945 तक, जहाँ पर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इस टाइप के ड्रामास लिखे गए थे। फिर एब्सर्ड प्लेस थे, पोइटिक ड्रामा था और रेडियो ड्रामा था, जहाँ पर फेमस आपको दिखेगा यहाँ पर पिग्मेलिन बाय जी.बी. शाह, मर्डर इन द कैथेड्रल, ये था T.S. इलियट में लिखा हुआ था। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एरा में हम लोग स्टार्ट हुआ था 1945 से 2000 तक, ये उसका पीरियड था, जहाँ पर ऑल टाइप्स के ड्रामा लिखे गए थे। जो लेकिन वहाँ पर कुछ फेमस ड्रामा थे जो थे लुक बैक इन एंगर बाय जॉन ऑसबॉर्न और वेटिंग फॉर गॉडोट बाय सैमुअल बेकेट। ये कुछ ड्रामास थे फेमस जो उस पीरियड में थे। अब हम देखेंगे वन एक्ट प्ले के बारे में। वन एक्ट प्ले क्या होता है? लेट्स स्टार्ट। The revised course book for standard 11 focuses on language and literature. Students should be able to enjoy, appreciate and digest the various forms of literature. Literature provides a gateway to express emotions. This is a paradigm shift from studying general extract of literature to understanding a specific genre of literature. With this intention, a one-act play as a genre has been selected for close study to standard 11. अब हम यहाँ की बात करें तो हम कहीं दिखेगा कि हमने 11th में हम लोग फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? लैंग्वेज। 11th का जो हमारा टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में फोकस किया गया है लैंग्वेज और लिटरेचर के ऊपर। मतलब स्टूडेंट ये जो लिटरेचर है, जो लैंग्वेज, इसको एंजॉय करे, उसको अप्रिशिएट भी करे और जो लिटरेचर के जो डिफरेंट टाइप्स है वो उनको समझने की कोशिश करे। लिटरेचर प्रोवाइड्स अ गेटवे टू एक्सप्रेस इमोशंस। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लिटरेचर क्या है, लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब है टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में हम और लिटरेचर में हम लोग क्या करते हैं? लिटरेचर में अपने इमोशंस को प्रोवाइड करते हैं, आप एक्सप्रेस करते हैं लिटरेचर के थ्रू। दिस इज अ पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम स्टडिंग जनरल एक्सट्रैक्ट टू लिटरेचर टू अंडरस्टैंडिंग अ स्पेसिफिक जॉनर ऑफ लिटरेचर। मतलब ये क्या है? ये शुरुआत है कि एक जनरल थॉट है लिटरेचर का, हम उसको पढ़ते पढ़ते हम उसके जो स्पेशल जॉनर है, जो स्पेशल फॉर्म है लिटरेचर के, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। With this intention, a one-act play as a genre has been selected for close study to standard 11. इसकी वजह से यहाँ पर वन एक्ट प्ले एक नया जॉनर है, एक नया फॉर्म है लिटरेचर का, जहाँ बच्चों को इंट्रोड्यूस किया गया ये चैप्टर, ताकि बच्चों का जो इंटरेस्ट है लिटरेचर में या फिर लैंग्वेज में वो उनका और ज़्यादा बढ़े। A one-act play is not exactly a shortened play. It is a complete story that has to be performed on the stage in stipulated time. अब वन एक्ट प्ले क्या है? वन एक्ट प्ले कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है कि चलो शॉर्ट प्ले, ठीक है आधे घंटे का प्ले है, उसको प्ले कर दिया ड्रामा के फॉर्म में, स्टेज के ऊपर हो गया। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये कंप्लीट स्टोरी है। मतलब वन एक्ट प्ले में आपको पूरी स्टोरी मिलेगी, स्टार्टिंग मिलेगा, मिडल मिलेगा, उसका एंड भी मिलेगा। वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो स्टोरी या फिर वो प्ले ख़त्म हो जाएगा। इट हैज़ इट्स ओन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वन एक्ट प्ले की कुछ खासियत है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द एक्शन इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेस एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज लिमिटेड। अब वन एक्ट प्ले क्या होता है? वन एक्ट प्ले वो होता है जहाँ पर
एक ही जगह पर सारा कुछ जो ड्रामा है वहीं पर आपको प्रेजेंट किया जाएगा, एक ही जगह के ऊपर। जैसे मैंने कहा कि कभी जंगल का सीन होता है, कभी घर का सीन होता है, थोड़ा सा जगह चेंज होगी, जगह चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर एक्चुअली ऐसे होगा कि एक ही जगह के ऊपर वो जो ड्रामा है दैट इज कॉल्ड वन एक्ट प्ले, वो उसी एक ही जगह के ऊपर वो प्ले किया जाएगा, जहाँ पर एक ही जगह के ऊपर आपको अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। सिंप्लिसिटी इज ऑफ डिज़ाइन एंड क्विक इफेक्ट आर इट्स फीचर। अब इसकी मैं अब इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और उसकी बहुत ही क्विक इफेक्ट हमको यहाँ पर दिखाई देता है। The prescribed one act play will help the learners to understand the following features. One act play समझने के लिए हमको उसके नीचे के जो फीचर्स है वो समझना भी ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट दिया है उन्होंने प्लॉट। The plot of a one act play is limited to a single interesting episode. वन एक्ट प्ले ये सिर्फ एक ही सिंगल एपिसोड में ख़त्म होना चाहिए, यही होता है उसका प्लॉट में। द प्लॉट of any piece of literature is a story that has been woven into a closely related chain of events arranged in a sequence। अब देखो, अब हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि ये वन एक्ट प्ले क्या होता है कि वन एक्ट प्ले में एक स्टोरी के अंदर आपको अलग अलग इवेंट्स दिखेंगे, मतलब इवेंट्स मतलब घटनाएं। जैसे हम देखते हैं कि एक पिक्चर होता है, पिक्चर के अंदर अलग अलग सीन्स आते हैं, घटनाएं आती हैं, इवेंट्स आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक ही स्टोरी के अंदर अलग अलग आपको पार्ट दिखेंगे, अलग अलग घटनाएं दिखेंगी, जिसको बराबर एक के बाद एक, इसको जिसे हम सीक्वेंस कहते हैं कि एक के बाद इसको वैसे उस तरीके से वहाँ पर अरेंज किया जाएगा। इट इज़ सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज़ द सोल ऑफ ड्रामा। ऐसे कहा जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ड्रामा का सोल होता है। इट मीन्स कि ड्रामा के अंदर अगर कॉन्फ्लिक्ट है, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये होता है जैसे जो ड्रामा के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसके मन के अंदर अगर वो कंफ्यूज है, करे ना करे उसके अंदर संघर्ष चल रहा है वो, या फिर जो मेन कैरेक्टर है उसका दूसरे लोगों के साथ जो लड़ाई चलती है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट अगर ड्रामा के अंदर है तो जो रीडर है, जो देखने वाले हैं या फिर जो पढ़ने वाले हैं ड्रामा, उनके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि इसके बाद क्या होगा, ये लोगों को कैसे हैंडल करेगा, या फिर ये जिनके साथ इसकी लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो उसके साथ कैसे ट्रीट करेगा। इसलिए कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट इज द सोल ऑफ ड्रामा। We usually have conflict in a play, but modern plays of the theatre of the absurd are an exception to it. Actually, प्ले मतलब ड्रामा में हमको कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, लेकिन अगर हम आज की मॉडर्न प्लेस की बात करें जैसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, वहाँ पर हमको ड्रामा के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं देता है। सेकंड है थीम। अ थीम इज़ अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द प्लॉट रिवॉल्व्स। अब थीम क्या है? थीम जो है, थीम से हमें सेंट्रल आइडिया पता चलता है उस ड्रामा का या फिर उस प्लॉट का जिसके अंदर वो स्टोरी रिवॉल्व हो रही है। इट इज़ डायरेक्टली स्टेटेड थ्रू द प्ले राइट्स इंस्ट्रक्शंस, डायलॉग्स एंड अदर फीचर्स। ये आपको डायरेक्टली कैसे दिखाई देगा? जो प्ले राइट से जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो डायलॉग से या फिर अदर जो फीचर्स से, ये हम जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि जो स्टोरी है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसका हमको दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल आइडिया। का मतलब क्या है कि थीम पढ़कर हमको पता चल जाता है कि स्टोरी किसके बारे में, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रल आइडिया। It focuses on the subject of the play. It can be implicit or explicit. There can be a number of sub themes that portray human life. The theme helps to convey the message of the playwright. अब ये जो है यहाँ पर हमको एक ही ड्रामा के अंदर, एक ही नॉवल, एक ही प्ले के अंदर हमको सब थीम्स मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टोरी चल रही है, उसके अंदर एक दूसरी स्टोरी दिखाई दे रही है, उसी कैरेक्टर के साथ वो सारी घटनाएं हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड सब थीम्स। अब ये जो है ये थीम हमको हेल्प करती है किसके लिए? कि प्ले राइट जो है, जो स्क्रिप्ट है, वहाँ का मैसेज क्या है वो समझने के लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रामा में या फिर वन एक्ट प्ले में। सेकंड है सेटिंग। सेटिंग और लोकेशन इज़ अ प्लेस वेयर द स्टोरी ऑकर्स। अब सेटिंग का मतलब क्या है? जहाँ पर वो स्टोरी हो रही है, जहाँ पर वो स्टोरी डेवलप हो रही है, जहाँ पर वो हम जिसको बोलते हैं कि जैसे हम देखते हैं सेटिंग, जैसे पिक्चर कोई होता है, पिक्चर में हम लोग देखते हैं कि हाँ एक पिक्चर है, वहाँ पर सीन है, तो अगर कोई सीन जंगल के अंदर हो रहा है तो जंगल का सीन दिखाई देगा, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग। कि वो जो घटना है, वो जो स्टोरी है, वो कहाँ पर हो रही है, वो कहाँ पर घट रही है, उसी को कहा जाता है सेटिंग। अ ड्रामा इज़ मेड फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। ड्रामा
बनाया जाता है स्टेज के लिए, क्योंकि ड्रामा मोस्ट ऑफ द टाइम परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर या फिर थिएटर के ऊपर, जहाँ पर आपको ऑडियंस दिखाई देंगी, म्यूजिक दिखाई देंगे, ऑडियंस अप्रिशिएट भी करती है, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देगी। द लोकेशन और सेटिंग इज रिवील्ड थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ वेराइटी ऑफ प्रॉप्स। अब जो लोकेशन है मतलब जहाँ पर वो सीन हो रहा है, जहाँ पर वो घटना हो रही है, जहाँ पर स्टोरी वो हो रही है, वहाँ का जो रहेगा लोकेशन जगह, उस जगह को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली अलग अलग तरीके के प्रॉप्स या फिर अलग अलग तरीके के चीज़ें यूज़ कर कर उस जगह को वहाँ पर दिखाया जाएगा। द यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल सेटिंग द स्टेज। अब जो है सेटिंग में आपको क्या क्या दिखाई देगा, टाइम, प्लेस और एक्शन। इसका मतलब क्या है, जो स्टोरी जिस पीरियड में हो रही है, जिस टाइम पर हो रही है, उस टाइम को हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे मैं बार बार कहती हूँ इसी चीज़ के ऊपर कि अगर आज की ज़माने में अगर मुझे मुग़ल आज़म के बारे में लिखना है या फिर शाहजहाँ के बारे में अगर मुझे कोई ड्रामा लिखना है, तो मैं शाहजहाँ के टाइम के ऊपर अगर मुझे उस ड्रामा को प्रेजेंट भी करना है लोगों के सामने स्टेज पर, तो मैं क्या करूँगी, शाहजहाँ के टाइम पर कोई बिल्डिंग तो होती नहीं थी, जैसे अभी हमको देखते हैं स्काई स्क्रेपर, बड़ी बड़ी इमारतें, हेलीकॉप्टर, वो तो नहीं थे। तो इसलिए जब मुझे शाहजहाँ के ऊपर मुझे कोई ड्रामा लिखना है, उस ड्रामा को अगर मुझे प्रेजेंट करना है, तो मैं उसी तरीके का महल बनाऊंगी, वैसे चेयर्स बनाऊंगी, मैं वैसे मैं उसको मुकुट पहनाऊंगी, वैसे मैं वहाँ पर जो कॉस्ट्यूम से कपड़े में वैसे ही डालूंगी। मतलब सेटिंग क्या होता है कि जो स्टोरी है, स्टोरी किस पीरियड की है, उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेटिंग। द प्रॉपर यूज ऑफ सेटिंग प्रॉप्स हेल्प्स द प्ले टू बी इम्पैक्टफुल। बराबर तरीके से जो सेटिंग और जो चीज़ें यूज़ की जाती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा होता है उस ड्रामा की, उस प्ले के ऊपर, ताकि हमको लोगों को या फिर ऑडियंस को समझ में आता है कि यस, इस प्ले में ये हो रहा है और ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है करके। तो ये है वन एक्ट प्ले के बारे में। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज और कैरेक्टर्स के बारे में। So hope you understand this one. In our next video we will see the rising of the moon, next drama.